नमस्कार, वेलकम टू द शो हिंदुस्तानी इको वाला। सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को 2D और 3D इको के बारे में अपने भाषा में समझा के बताता हूं। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों को हिंदी भाषा अच्छे से समझना, बोलना और लिखना आता है। ज़्यादातर इको कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स है, जो रूरल एरिया में जनरल प्रैक्टिशनर्स है, उन लोगों को ये टर्म्स समझ में नहीं आता है। तो मैं टर्म्स तो इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन उसका मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि क्या उसका इम्पोर्टेंस है, नाम है। मैं सिर्फ देखना और सीखना ही नहीं, मास्टर बनना है। आप सबको मैं मास्टर बना दूंगा। बस आप देखते रहिए हिंदुस्तानी इको वाला। ये है हार्ट का मॉडल। अपना हार्ट लगभग अपने अपने रिस्ट के साइज का होता है, अपना अपना छोटा सा चीज है, लेकिन बर्थ, जन्म से लेके मृत्यु, डेथ तक इसका बीटिंग बंद नहीं होता है। 2D इको क्या है? 2D इको है सोनोग्राफी मशीन। ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन इसका जो प्रोब है जिससे हम इमेजेस को लाइव करते हैं, लाइव इमेजेस देखते हैं और बीटिंग हार्ट पे देखते हैं, वो प्रोब स्पेशल कार्डियक प्रोब यानी हृदय के लिए ही बना होता है। तो ये जो हार्ट है, ये हार्ट अपना लेफ्ट साइड में, हर एक का लेफ्ट साइड में ये पोजीशन पे रहता है। इसके ऊपर जब हम प्रोब रखते हैं अलग अलग पोजीशन में, तो अलग अलग व्यूज दिखता है। वो व्यूज मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा लाइव, यानी पेशेंट पे मैं करूंगा और स्क्रीन पे आप देखेंगे और मैं समझाते जाऊंगा। लेकिन इको सीखने के लिए सबसे पहले आपको हार्ट का एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर, उसका ब्लड फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, ये सारे चीजें आपके दिमाग के कंप्यूटर में कैद हो जाना चाहिए। जब हम प्रोब लगाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें ये हार्ट के अंदर का फ्रेम दिखता है, ये एज इट इज दिखता है। बच्चे लोगों के जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी तरह एज इट इज इमेजेस में स्टडी करते हैं, लेकिन हम एडल्ट इको में इसको हम रिवर्स कर देते हैं। मशीन पे हमें ऐसा दिखाई देता है, उल्टा। तो ये जो व्यू है, ध्यान से देखिए, ये व्यू मशीन पे आपको दिखेगा। ये बहुत स्टैंडर्ड व्यू है। सारे व्यूज किस तरह से लेना वो सब बाद में आएगा, लेकिन पहले बेसिक 4 चैम्बर्स है हार्ट के, 1, 2, 3 और 4। ये चैम्बर्स आप देख रहे हैं, इसमें है ये जो चैम्बर है, इसके मसल्स बहुत तगड़े हैं, जो कि पंपिंग, ब्लड पंपिंग को हेल्प करता है, सहायता करता है। और यही मसल है जो कि रुकता नहीं है कभी। इनका पंपिंग, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन चालू ही रहता है। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। जब सिस्टोल होता है, यहाँ से ये ब्लड आउटा से पूरे बॉडी में चली जाता है, ब्रेन के तरफ और नीचे पैर तक सर्कुलेट होता है। वेन से ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड वाला। वेन से जो आता है इम्प्योर ब्लड, वो ये है। ये सुपीरियर वेना का हुआ और नीचे से इंफीरियर वेना का हुआ। ये चेम्बर जो है, इसको बोला जाता है, ये इंफीरियर वेना का हुआ आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पॉइंट, इसको बोला जाता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आने के बाद ये जो है, इसको बोला जाता है ट्राइकास्पिड वाल्व। सारे वाल्व दोस्तों वन वे है। जिस तरह साइकिल का ट्यूब, उसमें अपन हवा भरते हैं तो हवा बाहर नहीं आता है, हवा सिर्फ अंदर जाता है। तो इसी तरह जब ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा ये वाल्व के थ्रू, तब ये वापस नहीं जाता है। ये वन वे सिस्टम है। 4 मेजर वाल्व है, मैं एक एक करके सब आपको दिखाता हूँ। चारों भी वन वे वाल्व है।
तो सारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है इस तरह यहाँ पे, इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाता है। जो लेफ्ट है वो इस तरफ चले जाता है, इस तरफ वाला राइट जाता है, दोनों लंग्स में, लेफ्ट साइडेड लंग्स में और राइट साइडेड लंग्स में। और ये लंग से ब्लड प्यूरिफाई होता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और ऑक्सीजन भर देता है ब्लड में। वापस प्योर ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है। किसके जरिए? पल्मोनरी वेन्स। अभी आप पूछेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी तो हर जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड ले जाता है और वेन इम्प्योर ब्लड लेता है। आप सही पकड़े। हमारे शरीर में ये एक ही आर्टरी है जिसमें से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है और प्योर ब्लड में एक ही वेन है, पल्मोनरी वेन, जिससे कि ये लेफ्ट एट्रियम में दो ऊपर दो नीचे, सुप्रा और इंफ्रा पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुप्रा इंफ्रा, 4 वेन्स यहाँ पे खुलते और ये चेंबर भरता है। ये चेंबर को बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम। ये जो वाल्व देख रहे हैं ये है माइट्रल वाल्व। ये भी 1 वे वाल्व है। यहां से पंप होता है ब्लड, माइट्रल वाल्व के थ्रू आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, मस्कुलर स्ट्रक्चर। इसी का स्टडी इको में बहुत माइन्यूटली किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम बाकी 4 चेंबर को छोड़ देते और 4 चेंबर, बाकी के 3 चेंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा दादा तो यही है, बॉस तो यही है। ये मसल्स को जहां से सप्लाई होता है कोरोनरी से, वो सब धीरे धीरे आएगा। पहले मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, बेसिक समझ लीजिए कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल पे आता है और वेंट्रिकल से जो पंप होता है ये है ऑर्टा। इस ऑर्टा के थ्रू ऊपर ब्रेन में और नीचे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो ये हुआ एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। अभी इको में हम लोग क्या क्या देखते हैं? इको में हम लोग पहले देखेंगे चारों चेंबर के साइज। इसका एक नॉर्मल साइज होता है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, जो कि आप आजकल गूगल में सारा चीज मिल जाएगा आपको। नॉर्मल वैल्यू का एक रेंज होता है, वो रेंज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और आपके आंखों में कहा जाता है कि ये दोनों आंखों, आई बॉलिंग, आंखों से जो अंदाजा आता है और आंखों से जो सामने दिखता है वो ब्रेन कैप्चर कर लेता है। लेकिन काफी आवर्स के बाद, यानी आप समझ लीजिए इको में 5000 आवर्स एक्सपोज करते अपने आप को, तो आंखें आपके काफी एब्सॉर्ब कर लेता है काफी चीजें, और आप मास्टर बन जाते हैं जब आप 10,000 आवर खुद इको करेंगे तब। तो जैसे ही हम लोग ये चारों चेंबर का व्यू देखते हैं स्क्रीन पे, इको की स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे दिखाई देता है इको की स्क्रीन पे, तो हमारे आंखों के अंदाजे से मालूम हो जाना चाहिए कि ये चेंबर नॉर्मल साइज के है या डायलेटेड है। डायलेटेड यानी बढ़ गया है। उसका कारण, जो रीजन है, वो कुछ भी हो, वो बाद में आएगा, लेकिन नॉर्मल है कि नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज, राइट वेंट्रिकल का साइज, राइट एट्रियम का साइज और लेफ्ट एट्रियम का साइज, ये चारों का साइज और उसके मेजरमेंट्स लेके हमको देखना पड़ता है कि वो बराबर है कि नहीं है। उसी तरह से ये वाल्व्स, ये माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें लीकेजेस है क्या, ये बहुत ज्यादा टाइट हो गए क्या, जिसको स्टेनोसिस बोलते हैं, टाइटनेस। अगर टाइट हो जाए तो वहां पे ब्लड फ्लो में एक टर्बुलेंस आता है, और उस टर्बुलेंस का हम लोग स्टडी करेंगे, जो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अपने को पहला बेसिक में देखना है कि है कि नहीं है।
डिटेल स्टडी तो बाद में होते रहेगा। टर्बुलेंस आने से मोजाइक पैटर्न का ब्लड फ्लो होता है और समझ में आता है कि यहाँ स्टेनोसिस यानी वाल्व पूरा खुल नहीं रहा है, और लीकेज भी देखना है अपने को। तो लीकेज है कि नहीं है वाल्व्स में, चारों वाल्व्स में। साइज देखना है। फिर देखना है कि ये पार्टीशन, ये जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो पार्टीशन है, इसको बोला जाता है IVS, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो बीच का चीज है सेप्टम है। ये सारे वॉल्स के अलग अलग एनाटॉमी है, वो भी थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हमने साइज देख लिए, वॉल्स का स्टेनोसिस है या लीकेज है वो देख लिए। इसके बाद ये पार्टीशन में कई बार कंजेनाइटल यानी पैदाइशी होल रहता है, जिसको VSD बोला जाता है। और कई बार यहाँ पे इंजुरी, इस चीज में इंजुरी कब होता है? हार्ट अटैक में नरम हो जाता है और कई बार रप्चर हो जाता है, उसको भी VSD बोला जाता है। उसी तरह से ये जो देख रहे हैं आप दोनों, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, इसके बीच का जो पर्दा है, ये पर्दे को बोला जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इसमें भी पैदाइशी एक छोटा सा छेद रहता है जो धीरे धीरे भर जाता है, वो नेचुरल है, उसको बोला जाता है PFO, फोरामेन ओवल। लेकिन वो छेद अगर बड़ा हो तो उसको बोला जाता है ASD, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जिस तरह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है VSD, उसी तरह से यहाँ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो दोस्तों, ये एनाटॉमी में जो भी एबनॉर्मलिटी है उसका स्टडी तो बहुत डिटेल में करना पड़ता है। और आपका क्या काम है? आपका काम है इको करके, जिसने आपको पेशेंट भेजा है या आप खुद डॉक्टर है जो ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रीटमेंट का लाइन क्या है। ये जो हृदय का जो भी एबनॉर्मलिटी है, ये दवा से जा सकता है या उसके लिए सर्जरी करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े। और आजकल सर्जरी ऑपरेशन को रिप्लेस किया है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि बिना खोले मैजिक, जादू जैसा आपके ये होल्स बंद कर देते हैं, आपके वॉल्वों को पलटा देते हैं, नया वॉल्व डाल देते हैं। साइंस यहां तक बढ़ चुका है, लेकिन उसके सब क्राइटेरिया है, वो हर एक में नहीं कर सकते। लेकिन जहां जहां बिना सर्जरी का डिवाइस या वॉल्व्स लगाया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है, वहां जरूर हम लोग ट्राई करते हैं कि पेशेंट को बिना ऑपरेशन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उसे ठीक कर दे। लेकिन उनको डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। अगर डायग्नोसिस छूट गया, मिस हो गया, तो ये चीज रह जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से इको का पिक्चर लेना रहता है। ध्यान दोनों आंखों का इको के पिक्चर पे होना चाहिए। और मैंने जो जो चीज समझाया, ये चीज, ये स्ट्रक्चर हमको दिखना चाहिए, समझना चाहिए। फिर जो व्यूज है, वो व्यूज तो अलग अलग व्यूज है, बहुत सारे व्यूज है। वो मेरे डिटेल जो आपके नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो आते रहेगा, लास्ट तक, आखिरी तक, जब तक आप सीख नहीं जाते। वीडियो देखते रहिए, आप प्रैक्टिकल करते रहिए या देखते रहिए, तो आपको जो भी चीज स्क्रीन पे दिखेगा वो आपका ब्रेन का CPU ग्राफ्स कर लेगा, स्टोर कर लेगा। दोबारा दिखेगा तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए नॉर्मल एनाटॉमी, जो स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, फिर हम इस हार्ट को घुमा फिरा के देखते हैं, इको में अलग अलग एंगल से कट कर करके देखते हैं। तो वो कला है। आजकल 3D आ गया, तो हम 3D में भी जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, वही स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखेगा 3D में पूरा। तो इतना एडवांस हो गया है। दूसरा एक और है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो मसल्स है। कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। जब ये
कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, जब रिलैक्स होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोलिक फंक्शन और डायस्टोलिक फंक्शन दोनों फंक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये इसका जो सिस्टोल होता है उसमें यहाँ पे दो ऐसे ऐसे स्पेकल्स रहते हैं जिसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले चीज रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। मसल को भी उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं GLS, ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। GLS, ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये लेटेस्ट है इको में। उसका नॉर्मल वैल्यू -17% रहता है, यानी अगर ये नॉर्मल है दोनों स्पेकल तो ये 17% कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और रिलीज होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है 18-20% तो अच्छा ही है, मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मसल्स अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, वो अर्ली साइन है कि मसल वीक होते जा रहा है, वहां आपको डिटेक्ट करना है। लेकिन ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें स्पेकल रहता है और लेटेस्ट मशीन में GLS का सॉफ्टवेयर है और कैलकुलेट कर सकते। उसी तरह लेटेस्ट टिश्यू डॉपलर, यहाँ जो मैं बता रहा था आपको कि वाल्व के ऊपर हम लोग CW या PW डालते हैं तो वाल्व का स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन हमको दिखता है। उसी तरह जो ये साइड के रहते हैं जहाँ की ब्लड फ्लो बहुत कम रहता है, वहां अगर हम लोग टिश्यू डॉपलर डालेंगे तो उसका भी हमको फ्लो और उसमें से उसका ग्रेडियंट निकाल के हम लोग डायग्नोसिस करते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन का। जितना सिस्टोलिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन ज्यादातर रिलेटेड है लेफ्ट एट्रियम के फंक्शन पे और इन मसल्स पे, रेसिस्टेंट ऑफ द LV मसल्स पे। तो पहले अपने को स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर से आगे मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर में ये आपने देख लिए माइट्रल वॉल्व, ये देख लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे रहता है पल्मोनरी वॉल्व, ये यहाँ पे ये जो है ये ऑर्टा है, ऑर्टा के बेस में ऑर्टिक वॉल्व और यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व रहता है। तो ये जो ऑर्टा का वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व, उसके थोड़ा सा ही ऊपर कोरोनरीज रहता है। ये मैं सीधा कर लिया हूं। ये ऑर्टा, यहाँ से ब्लड पंप होता है LV से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और यहाँ से ऑर्टिक वाल्व के ऊपर से ये देख रहे हैं आप दोनों तरफ कोरोनरी आर्टरीज। आपके लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी। ये मेरा राइट साइड है, शायद हो सकता है फोटोग्राफी के हिसाब से थोड़ा सा इन्वर्ट और ये हो, लेकिन ये मेरा राइट साइड है। तो मेरे राइट साइड में जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके ब्रांचेस होते हैं, और यहाँ से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी स्टार्ट होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं, और उसका फिलिंग होता है डायस्टोल में। जब ये रिलैक्स होता है LV, ऑर्टा का वाल्व बंद होता है, तभी धीरे धीरे यहाँ पे फिलिंग होता है। और ये जो वाल्व्स है, चारों वाल्व्स, ये अपने को 3D में एकदम क्लियर दिखता है। या तो फिर ट्रांस ईसोफेजियल इको, जो हम लोग चेस्ट में करते हैं उसे बोला जाता है ट्रांस थोरेसिक इको, और जो मुंह से गैस्ट्रोस्कोप लगा के जिसके अंदर लीड रहता है, ये हार्ट के एकदम पीछे चली जाता है ईसोफेगस से, खाने के नली से, तो एकदम हार्ट के करीब आ जाता है, और हम लोग हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर को एकदम नजीक से देख सकते हैं, एकदम नजीक से, जिस तरह से सर्जन देखता है ऑपरेशन टेबल पे वैसे देख सकते हैं। उसे बोला जाता है ट्रांस ईसोफेजियल इको। उसके भी इंडिकेशंस रहते हैं, ये नहीं कि हर एक का हम ट्रांस ईसोफेजियल करेंगे। जैसा जैसा इंडिकेशन होगा, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या लाइन ऑफ सर्जरी, उसके लिए ये सब डिटेल स्टडी जरूरी है। वो बहुत आगे चल के है, पहले बेसिक, इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये सब व्यूज कितने हैं, किस तरह से लिया जाता है, और उसका इंटर
इंटरप्रिटेशन, जो आप इको का रिपोर्ट देखते हैं, वो इको के रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन आपके समझ में आना चाहिए, ताकि आप वो पेशेंट को जान जाओ कि वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है या नहीं करना है, या थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से आप उसे खुद ठीक कर सकते हो। जैसे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर है तो इसके जो ये थिकनेस है, ये नॉर्मल थिकनेस से ज़्यादा हो जाता है। आप उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, आप रेगुलर चेक करते रहिए, रेगुलर ट्रीटमेंट उसका चालू रहने दीजिए, और 6 महीने बाद वापस चेक कीजिए कि वो, उसको बोलते हैं हम LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी यानी मसल बढ़ जाना, तो उसका हाइपरट्रॉफी कम हुआ या बढ़ गया या उतना रहा। धीरे धीरे अगर बीपी कंट्रोल रहेगा और लंबे समय तक कंट्रोल रहेगा तो वो रिवर्स भी हो जाता है, मसल्स जो बढ़ जाते हैं हाइपरट्रॉफी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और दोस्तों, यही हाइपरट्रॉफी जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सालों से किसी ने लिया नहीं, हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हो गया या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में GLS से ही वो पकड़ में आता है कि GLS इसका कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो उस तरह हम लोग इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, सब दवा से ठीक हो जाता है। तो इस तरह से एक डायग्नोसिस भी आते रहेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि।